ये बात बहुत आम हो गया है कि हम अपने फेफड़ों का ध्यान तब तक नहीं रखते जब तक कि हमें सांस संबंधित बीमारी का पता ना चल जाता हो। हालांकि फेफड़ा उन अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमें जीवित रखने में मदद करता है। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, जिसका सीधा प्रकोप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग में फैलता दिखाई दे रहा है। इस विषय पर हमारे साथ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष स्टूडियो मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हिंदी में सांस की बीमारी, जो तेज़ी से फैलता दिखाई दे रहा है, छोटे बच्चों भी जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से उनमें प्रकोप दिखाई दे रहा है और कोविड महामारी के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और बड़े बुजुर्ग तो इसके चपेट में आ ही गए हैं पहले से। तो ये पैटर्न है, ये क्या है, और थोड़ा विस्तार में जानना चाहें तो ये सांस की बीमारी आखिरकार है क्या, इसका पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग? सांस की जो बीमारी है वो कहें जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है जी, उस पर जहाँ जो सिस्टम सेट हैं, जैसे हम कहें कि अगर शुरुआत में कहें तो जैसे हमारी नेजल कैविटी में हमको साइनस देखने को मिलता है जी, तो उसमें उसका जो कार्य रहता है कि जो म्यूकस सीक्रेट करते रहना, जिससे जो बाहर से जो भी गंदगी, जो भी पैथोजेंस कण आ रहे हैं उनको बाहर एक्सपेल करना। साथ में जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, अपने श्वसन तंत्र के अंदर सिस्टम में जाते हैं, जैसे हम जहाँ मिलते फेरिंग्स मिलता है, लैरिंग्स मिलता है, ट्रैकिया मिलता है, उसके साथ जो दो लंग्स डिवाइड होते हैं, लेफ्ट लंग राइट लंग, उसके अंदर की जो संरचना की बात करें तो उसमें भी छोटी छोटी नलिकाएं रहती हैं जिसमें से गैस का एक्सचेंज होता है। आखिरी में जो उसका जो आखिरी स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, जो एक बलून शेप में रहता है, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड में, जहाँ मतलब जो गैस जो अंदर बाहर से जो अंदर आती है वो ब्लड में इंटर करती है उसी जगह पर, और वहाँ से आरबीसी उसको ले जाके जो गैस सेल का जो स्ट्रक्चर है उस पर ले जाके उसको जो उसकी जो एनर्जी की जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है उसको फुलफिल करती है। और हम देखते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी लगातार बनती रहती है, और जो इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी आपकी आरबीसी वहाँ लंग्स में रिटर्न भेजती है और लंग्स के ही थ्रू गैस जो है वो बाहर चली जाती है। आजकल लोगों में मोटापा की वजह से सांस फूलने की दिक्कत आ रही है, तो अगर एक आम इंसान पहचान करना चाहे कि उसको सही में वाकई में फेफड़ों में दिक्कत आ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पहचान करे, उसके साफ तौर पे लक्षण क्या है? अगर एक आम इंसान जानना चाहे कि उसको रेस्पिरेटरी डिजीज से वो ग्रसित हो रहा है या फिर आशंकाएं हैं, तो उसका सिम्टम्स सामने से क्या दिखेगा? हर रेस्पिरेटरी डिसीज के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे हम बात करें शुरुआती, जिसको हम कहते हैं नाक की एलर्जी, इसको हम कहते हैं। हम देखते हैं किसी किसी पेशेंट को क्या है कि कुछ भी पैथोजेंस अगर नाक में चले गए तो हम उसके जो एंटीबॉडी जो बॉडी बनाती है उसमें ऐसा रिएक्शन होता है कि मॉर्निंग जब पेशेंट उठता है तो उसको लगातार छींकें आती हैं, लगातार 8-10 छींकें आएंगी और नाक से पानी आएगा, नाक में खराश दिखेगी आपको। तो उसको समझना चाहिए कि बॉडी जो हमारी है वो इसके प्रति एलर्जी प्रोड्यूस कर रही है। उसको हमको इस तरीके से ठीक करना है कि अगर हम जैसे हम मान के चले कि हम पॉलन ग्रेन से हमारी बॉडी एलर्जी शो करती है, साथ में जो डस्ट है, डस्ट से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोड्यूस करती है, या फिर ऐसी जगह डैम्प वेदर जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नमी है, उस कारण से भी बॉडी में एलर्जी, और पोल्यूशन और स्मोकिंग, उस कारण से भी हमको एलर्जी देखने को मिलती है। तो कोशिश करें कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे ट्रिगर, मतलब आपकी एलर्जी ट्रिगर हो रही है, जहाँ जाने से आपकी एलर्जी बढ़ रही है, तो उस स्थानों पे जाने का प्रयास कम से कम करें। और साथ में अगर उधर जा रहे हैं तो मास्क एटलीस्ट लगा के रखें, जिससे वो जो पैथोजेंस हैं आपके अंदर कम से कम इंटर करें और आपको प्रभावित कम से कम करें। क्योंकि आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, आपके पास कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा लोग के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा जानना कि कोविड महामारी के बाद कैसा पैटर्न रहा है, जहाँ पर लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। क्या एज गैप है, कितने तरीके के लोग आ रहे हैं, इसमें से बच्चों का कितना ज़्यादा जो है तादाद वो लोग पहुँच रहे हैं आपके पास, या फिर अडल्ट ज़्यादा हैं? तो कोविड महामारी के बाद का पैटर्न क्या है, किस तरीके से लोगों के फेफड़े पर असर पड़ा है, क्या असर पड़ा है, क्या इस पर प्रिकॉशनरी हम लोग कुछ कर सकते हैं, रोकथाम के लिए हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं? तो ज़रा सा इस पर अगर प्रकाश डालें तो लोगों के लिए लाभदायक होगा। जैसा कि हम कोविड में भी जानते थे कि जब हमको एडवाइजरी जारी की गई थी कि अगर आपको कोविड से बचना है तो कुछ जरूरी प्रोटोकॉल दिए गए थे आम पब्लिक को। जैसे उसमें कहा गया था कि आपको जो डाइट है रिच प्रोटीन डाइट लेना है, क्योंकि प्रोटीन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जितना भी बॉडी हमको दिख रहा है सारा का सारा प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमको जब भी अगर आप प्रभावित हैं या फिर आपको लगता है कि आप इस रोग से प्रभावित ना हो सकें, तो इसके लिए आपको रिच प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। साथ में आपको प्रॉपर वाटर इनटेक करना पड़ेगा। पानी की जो मात्रा है, अगर आपका वजन एक नॉर्मल बच्चे का स्टार्ट करें, अगर 20 kg उसका वजन है तो उसको दिन भर में 1 लीटर पानी पीना है कम से कम।
और इसी प्रकार अगर किसी बड़े का वजन 40 kg है, 60 kg है, तो उसी रेशियो में से 2 लीटर 3 लीटर हिसाब से उसको पर डे के हिसाब से पानी लेना पड़ेगा इनटेक। उससे क्या होता है कि जो फंक्शनिंग रहती है सिस्टम्स की, जितने भी ऑर्गन रहते हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। साथ में आपको जो डाइट है वो ऐसी डाइट लेनी है कि एक बैलेंस डाइट हो, ना कि ओवर डाइट हो कि आप खा तो अच्छा रहे हैं पर उसको ओवर खा रहे हैं, है ना। बैलेंस डाइट तो ले रहे हैं, उसके साथ ओवर डाइट लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आपको उसके नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं सिलेक्टिव खाएं, कम खाएं और प्रॉपर तरीके से उसको ऐसा खाएं कि मतलब आपको किसी चीज़ की समस्या न लगे, इसको हैवीनेस न लगे आपको कि आपको हैवीनेस लग रही खाने के बाद लग रही है। साथ में आपको बहुत निश्चित रूप से बता दूं कि आपको अपने वो फिट रखने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। आप ना कर सकें, आप बहुत वो हैं फैटी हैं या फिर नहीं कर सकें, तो एटलीस्ट कम से कम वॉक करें। मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिले, अच्छे हवा अच्छी माहौल में आप वॉक करें प्रॉपर तरीके से। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपकी योगा एक्सरसाइजेज होती हैं, प्राणायाम होते हैं, उसको भी करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपका जो लंग्स है स्ट्रांग बनेगा और इन बीमारियों से बचा रहेगा। लेकिन पैटर्न जो है वो बदला है क्या? कुछ हम लोग अगर जानना चाहें कि 2020 के बाद ज़्यादा इसके मरीज बढ़ गए हैं क्या कुछ फेफड़े को ऐसा लेकर? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो बीमारियां थी वो एज इट इज़ जैसी थी वैसे हो गई हैं, क्योंकि कोविड तो जा चुका है जी। और उसका इफेक्ट अब हमको उतना देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि जो जैसे हमारा पोल्यूशन जब बढ़ रहा है, जैसे हम जान रहे हैं कि हमारा पोल्यूशन पर डे हिसाब से जो गैसियस जो आपका जो गैसियस जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो गैस में जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, उस कारण से ज़रूर प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। जिससे हम देखें कि हमको देखने आज के तौर पे अस्थमा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, छोटे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो। वो अस्थमा का जो आपका जो बीमारी है वो एक प्रकार से ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसका कारण क्या है कि हमारे जो लंग्स में है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जब ये पैथोजेंस हमारी जब इसमें जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एलर्जी पैदा करते हैं। जब एलर्जी पैदा करते हैं तो हमारा जो विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया हम बोलते हैं, जिसमें से गैस एंटर होके आपके एल्वियोलाई में जाती है, तो वो उसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है। उस कंस्ट्रिक्शन के कारण आप जो पेशेंट है अस्थमा के पेशेंट में आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखी, मतलब वो जो पेशेंट है लंबी लंबी सांस लेगा, लंबी लंबी सांस, क्योंकि इसका जो विंड पाइप है वो सकरा हो गया है, छोटा हो गया है, उस कारण से उसको लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है, उसको खांसी भी आती है और ये अटैक अगर बना रहता है तो उसको बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। इसके लिए होम्योपैथी में जो दवा है, दवा में जो आपका ब्लाटा ओरिएंटलिस एक दवा है, जो इसको काफ़ी हद तक मगर लगातार इसको 3 महीने 4 महीने लगातार इसका सेवन किया जाए। ब्लाटा ओरिएंटलिस की 20-20 बूंदें दिन में 2 बार अगर ली जाएं तो 2 से 3 महीने में ये बीमारी जो है लगभग काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। तो आपने अस्थमा का जिक्र किया, अस्थमा बहुत तेज़ी से फैलता दिख रहा है। स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों में अस्थमा से सबसे ज़्यादा ग्रसित दिख रहे हैं जो बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूली जाने वाले जो छात्र हैं। तो अस्थमा का थोड़ा स्टेजेस समझाएंगे क्या, कि अगर लोग आम से क्रिटिकल में जब जा रहे होते हैं अस्थमा, क्योंकि कभी कभी लीड करता है पैनिक अटैक को भी और सीधा ये फेफड़ों से कनेक्टेड रहता है। तो अस्थमा आपने तो बताया कि है क्या, लेकिन इसकी शुरुआत की पहचान लोग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसका रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा सबसे पहले आपके फेफड़ों से और सांस की बीमारी से कनेक्ट होता है। तो इसको कैसे, अस्थमा को थोड़ा सा समझाएंगे? अस्थमा को आपको एक प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी हद तक। ये काफ़ी हद तक दवा लेने के बाद भी ठीक भी हो जाता है, पर इसको आपको अगर जो मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट लें, प्रॉपर तरीके से आपका जो प्राणायाम एक्सरसाइज है उसको अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपका लंग्स स्ट्रांग रहेगा। उस कारण से ये बीमारी जो एलर्जिक कंडीशन है तो वो आपको बार बार परेशान नहीं करी। जैसे मैं बताऊं कि ये जो बीमारी है अधिकतर देखा जाता है कि जेनेटिक भी देखने को मिलती है, और आजकल जो पॉल्यूशन जो बढ़ गया है उसमें ऐसे कुछ गैसेस हो गई हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में एलर्जी हमको देखने को मिलती है, जिसका विरोध हमारी इम्यूनिटी करती है। उसमें हम जैसे मैंने बताया कि जो आपकी विंड पाइप है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस कारण से पेशेंट को बार बार इसके अटैक आते हैं और इस कारण से उनको ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि वो थोड़ा सा जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनको ये समस्या उनको से जूझना पड़ता है। ऐसे में अगर नवजात बच्चे जो हैं, जन्मे हुए बच्चे, उनके साथ भी अगर ऐसी सांस की संबंधित बीमारियां आजकल नए नए अस्पताल में देखने को मिल रहा है, तो वैसे केसेस में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बच्चों को बहुत हद तक दवाइयों से बचाना होता है और योग के वो लायक होते नहीं हैं। तो वैसे में बच्चों को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं बाहर के हवा से, पोल्यूशन से? ऐसे में क्या हिदायत है? छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 से 3 साल के बच्चे हैं, तो कोशिश करिए कि वो भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, ऐसी जगह पे ना जाएं जहां इन्फेक्शन के चांसेस हैं, हॉस्पिटल हो गया या बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है या बहुत पॉल्यूशन वाली जगह है, तो वहाँ नहीं जाएं। अगर जाते भी हैं तो कोशिश करें कि बच्चा मास्क में रहे, जिससे ये जो इन्फेक्शन के जो कण हैं या इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो इसको इंटर ना कर सकें।
जैसे हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है, अधिकतर छोटे बच्चों में निमोनिया की शिकायत ज़्यादा दिखने को मिलती है। निमोनिया में क्या रहता है, एक प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल या फिर आपका फंगस से भी ये निमोनिया जनरेट हो सकता है, जिसमें क्या होता है, जो आपका एल्वियोलाई रहता है, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर एक फ्लूइड भर जाता है, जिस कारण से बच्चा क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से जो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो लंबी लंबी सांस लेता है, ज़्यादा सांस लेता है। जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें, अगर कोई छोटा बच्चा है 1 से 2 साल तक का, और अगर वो 1 मिनट में कम से कम 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है, 50 से ज़्यादा सांस ले रहा है, तो ये आप मान के चलें कि हो सकता है कि उसको आपका निमोनिया की शिकायत हो। साथ में अगर उसको बुखार भी आ रहा है, बार बार खांसी हो रही है, और चेस्ट पेन है, तो अगर वो रो रहा है तो समझने के लायक है कि मतलब हो सकता है इसको निमोनिया हो सकता है। उस कंडीशन में आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं और सही टाइम पर सही इलाज करें। क्योंकि हमने अभी इससे पहले अस्थमा का जिक्र किया है, तो अस्थमा में लोग सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्हेलर लेना शुरू कर देते हैं। तो इन्हेलर कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है होम्योपैथिक में, अगर इसके इलाज के लिए बढ़ेंगे तो लोग का विश्वास और कैसे गहरा हो सकता है होम्योपैथिक इलाज में? क्या इस पर एकदम प्योर जो है क्योर मिल पाता है लोगों को, इसका निदान हो पाता है पूरी तरह से? निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो जिसमें हमने बताया कि जो आपकी जो विंड पाइप कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इनहेलर जो काम करता है वो इस विंड पाइप को उसको ओपन करता है, उसको वाइड कर देता है, जिस कारण से गैस एक्शन ईजी हो जाता है। उसी प्रकार जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो भी यही कार्य करती हैं, जो इस आपका विंड का जो आपका पाथ है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं, आपकी एलर्जी को कम से कम करने की कोशिश करती हैं। जो बॉडी आपकी जो एंटीबॉडी बना के आपको जो इसका विरोध कर रही है, इस चीज़ का कि आपके अंदर जो हवा भी इंटर हो रही है उसका भी विरोध कर रही है, तो उसके लिए इम्यूनिटी जो है उसकी एलर्जी को कम करने का प्रयास करती है। दवाइयाँ एक प्रकार से सुरक्षित भी हैं और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी इसमें हमको देखने को नहीं मिलता है। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलता है तो जाहिर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। अब सबसे ज़्यादा आपने बताया कि एंटी एलर्जिक जो है, एलर्जी से लोगों को परेशानी होती है, दिक्कतें बढ़ती हैं, तो उससे ज़्यादा उत्पन्न होने का वजह वही खास हो जाता है। तो ऐसे में जो हम लोग सीधा आते हैं पॉल्यूशन पे, एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे, उसको कैसे, अगर उससे कैसे लोग बचाव कर सकते हैं? क्योंकि यही हालत अगर 3 टियर सिटी में है, टॉप टियर सिटीज़ में है, तो ऐसे में अगर कोई टॉप टियर सिटी में है वो लोग कैसे अपने आप को बचा सकता है? अगर 3 टियर सिटी में है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या स्टेटस में, हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करें? हम लोग को बाहर काम करना है, जीवन शैली में जीना है, बाहर जाना ही है, तो ऐसे में लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? खान पान कुछ सेवा कर ही सकते हैं, पर लंग्स को और हेल्दी कैसे रख सकते हैं? सांस की बीमारियों से कैसे बचाव कर सकते हैं? निश्चित रूप से जो हम पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन एक प्रकार से जो अपना जो गैस का जो लेवल है, अनुपात है, उसमें जब कहीं ना कहीं कुछ चेंज आता है, जो अनवांटेड चेंज आता है, उसको ही हम पोल्यूशन बोलते हैं। और पोल्यूशन जो है वो निश्चित रूप से हमारे लंग के लिए, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें ऐसी गैस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये गैसें जो आपकी जो लंग्स में जब जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो लंग्स है उसको डैमेज करती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा उसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाती हैं, जिससे आपको आगे चल के या तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, या आगे चल के आपको फाइब्रोसिस भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी हो सकता है कि आगे चल के अगर वो कंडीशन बनी रहती तो हो सकता है कुछ टाइम बाद कैंसर भी हमको वहाँ देखने को मिलता है। तो जैसे हम बात करें छोटे बच्चों में, और बड़े जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं निश्चित रूप से वो उतना प्रोटीन डाइट ले नहीं पाते हैं, और बड़े भी उतना वो नहीं ले पाते हैं। उस कारण से क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर रहने के कारण ये बीमारी उनको आसानी से हो जाती हैं और बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी तो कर नहीं पाते हैं, उस कारण से जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी हाल में आप चाहे ओल्ड एज लोगों के पास जाएँ या छोटे बच्चों के पास जाएँ, अगर आपको इन्फेक्शन है, खांसी है, सर्दी है, तो आप उनसे दूर रहें, ज़्यादा अच्छा है। और उनको भी ऐसी जगह पे ले जाने से बचें जहाँ से वो इस प्रकार का इन्फेक्शन ले सकते हैं। आपने फाइब्रोसिस का जिक्र किया। आजकल डॉक्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा देख रहे हैं मरीज़ में फाइब्रोसिस आम हो गया है। तो फाइब्रोसिस और लेमैन भाषा में अगर डॉक्टर समझाते हैं तो बताते हैं कि छाती में पानी भर गया है। तो ये क्या चीज़ है जो पेशेंट समझना चाहेगा, क्योंकि हर एज ग्रुप में दिख रहा है और बहुत ज़्यादा आम हो गया, खासकर इस बरसाती मौसम में। तो ये निमोनिया का थोड़ा बहुत सिम्टम्स तो है, पर आप कैसे समझाएंगे फाइब्रोसिस क्या है, इसको कैसे हम लोग? फाइब्रोसिस एक प्रकार की जो हमारी जो लंग्स में एक प्रकार की गांठें बन जाती हैं, लगातार इन्फेक्शन रहने के कारण, लगातार उसमें इन्फ्लामेशन रहने के कारण जब ये स्टेज बढ़ती चली जाती है तो हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, जिसमें उसमें देखते हैं कि उसमें गांठें बन जाती हैं। कभी कभी उसमें प्लूरल जो आपका जो लिक्विड है वो भी कभी कभी कलेक्ट हो जाता है, उस कारण से ये समस्या और भी बढ़ जाती है। तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो आपको मैंने बताया से निमोनिया। निमोनिया में हम देखते हैं कि आपका जो एल्वेलाई है उसमें
आपका लिक्विड है जो भरा रहता है, और जिसके कारण से पेशेंट को गैस के एक्सचेंज में बहुत दिक्कत आती है, जिस कारण से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलती हैं। साथ में एक होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है आपका जो विंड पाइप के आगे जो उसका डिवीज़न होता है ब्रोंक्यूल्स में, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण से उसमें ज़्यादा म्यूकस बनता है या वो उसमें सूजन आ जाती है। उस कारण से ये हमको देखने को मिलता है कि वो लगातार ऐसे रहने से उसमें फीवर भी बना रहेगा और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। और ये कभी कभी ये कंडीशन जब लगातार बनी रहती है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमको देखने को मिलता है कि पेशेंट जो लगातार जैसा ही मौसम चेंज होता है वैसे ही उसको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, फीवर आएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। अगर सांस लेता भी तो उसमें एक साउंड हमको देखने को मिलेगा, कभी विजिंग साउंड है, जैसे सीटी का साउंड आवाज आता है, उस प्रकार का हमको साउंड देखने को बार बार मिलेगा। विजिंग तो बहुत बड़ा सिम्टम है लोग को सामने पता करने के लिए कि सांस की बीमारी उनको अब शुरू होने वाली है या शुरुआती दौर है। तो लेकिन बाहर अब भी जब तक कोई सामने से फिजिकल सिम्टम ना दिखे, बहुत क्रिटिकल ना चले जाए, लोग जल्दी पहले प्रिकॉशनरी लेते नहीं हैं, स्टेप्स कदम उठाते नहीं हैं। तो ऐसे में स्कूली जो छात्र हैं वो भी इस चपेट में आ रहे हैं। तो किस तरीके का आपके हिसाब से थोड़ा बहुत जागरूकता होना चाहिए ताकि लोग को समझ आए, शुरुआत से ही रूट्स बनाया जाए, जैसे कि आपने बताया योग से बार बार हम लोग अपने लंग्स को प्रैक्टिस करें ताकि बहुत ही वो अंदर से हेल्दी हो पाए, स्वस्थ हो पाए। तो आप क्या हिदायत देते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पे शुरुआत से ही लोग अपने लंग्स का, फेफड़ों का पहले से ध्यान दें ताकि बचाव कर सकें? स्कूली बच्चों के लिए तो आपको उसको बेसिक ऐसी हैबिट्स क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बच्चा अगर आपका बस से जा रहा है और जिस जगह से वो जा रहा है उस जगह में पोल्यूशन ज़्यादा है, तो बच्चे के बैग में हमेशा मास्क रखें और बच्चे को समझाएं कि अगर आप इस जगह से जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा धूल है या पोल्यूशन आपको देखने लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत मास्क का उपयोग करें। साथ में जब भी वो स्कूल से आते हैं या फिर स्कूल में खाना खाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करें, क्योंकि इन्फेक्शन जो अधिकतर वो इसी कारण से मतलब पेशेंट को होता है कि प्रॉपर तरीके से आपने हैंड सैनिटाइज नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से आपने मास्क यूज़ नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से आप जो एक अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए वो एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे हो। उस कारण से बच्चे इस कारण से इफेक्टेड ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसा भी माहौल हो, पर हमें जो प्रिकॉशन है वो उसको बना के रखना है। अगर हम प्रिवेंशन अगर जितना अच्छा हम रखेंगे, प्रिवेंशन कहते हैं कि मेडिकल में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब सबसे अच्छा है कि आप बीमारी होने ही मत दो, तो इसके बाद बीमार होने के बाद क्योर होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले से उससे दूर रहें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रॉपर तरीके से बच्चों में ऐसे गुड हैबिट्स पैदा करें कि वो जब जाने कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं जाने तो ये जान के रखें कि अगर वो ऐसे माहौल में जा रहे हैं तो अपना मास्क यूज़ कर लें, जब भी खाना खा रहे हैं, जब भी कुछ कर रहे हैं तो आप हैंड सैनिटाइज कर लें। तो ये तरीके से आप बच्चों को काफ़ी हद तक आप इन रेस्पिरेटरी डिसीज़ से दूर रख सकते हैं। अब खांसी, सर्दी, जुकाम सीधा कनेक्ट करता है आपकी रेस्पिरेटरी से सबसे पहले। ऐसे में लोग आम तौर पे बहुत ही आराम से, बहुत ही जेन्युइनली बाहर जाकर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, वो भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, जो कि ईजिली हमारे भारत में हर जगह अवेलेबल भी है। तो एंटीबायोटिक्स में भी एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाइयों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक्स की डोजेज के ज्ञान के बिना लोग ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स, तो इस पर क्या करना चाहिए मरीज़ को, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जैसे सर्दी ज़ुकाम आई, बिना टेस्ट के, बिना किसी चीज़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले कि अगर उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो किस तरीके का टेस्ट सबसे पहले करवाना चाहिए अपने लंग्स को लेकर, और अगर टेस्ट करवा लिया है तो दवाइयाँ किस हिसाब से लेनी चाहिए? हमेशा चिकित्सक के पास जाना चाहिए या फिर एंटीबायोटिक्स उनके लिए नॉर्मल, उनको तकलीफ नहीं आएगी? एंटीबायोटिक का उपयोग चिकित्सीय सलाह के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या है कि विशेष परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है। जो आपका सर्दी खांसी है वो आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, वो नेचुरल है, उसमें कोई बहुत सीवियर चीज़ नहीं है, होता है। और हर जैसी मौसम चेंज होता है आपकी इम्यूनिटी सही है, वो आपका एक मानक है कि आपको सर्दी खांसी हो रहा है, आपका इम्यूनिटी काम कर रही है। अगर आप उस चीज़ के लिए भी अगर एंटीबायोटिक आप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस एंटीबायोटिक की, तब वो एंटीबायोटिक उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से अभी करना चाहिए उसको। अच्छा। तो निश्चित रूप से जब आपको सीवियर हो या जब आपको लगे, तब उसके बाद जब चिकित्सीय जांच हो या चिकित्सीय जांच के बाद आप सलाह लें उससे, चिकित्सक से, उसके बाद ही आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप पहले से स्टार्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे चल के आपको इसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो एंटीबायोटिक आपको फ़ायदा करना चाहिए वो सही तरीके से आपको अभी फ़ायदा नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर बॉडी की इम्यूनिटी पर आ जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, बॉडी की इम्यूनिटी उस हिसाब से कमज़ोर हो जाती है। अच्छा। तो आपने बताया कि और सबसे पहले अगर लोगों को जानना है, टेस्ट वगैरह करवाना है कोई भी इलाज से पहले, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या करना चाहिए? जांच के लिए तो आपका सबसे पहले अगर जांच कराना है तो आपका सीबीसी होती है, आपकी कंप्लीट ब्लड जो कल्चर रहता है उसकी जो जांच होती है, उसमें आपको समझ में आता है कि आपका WBC लेवल वो कितना है। अगर WBC लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से मानी चलिए कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, जिस कारण से WBC की संख्या बढ़ गई है।
तो ये जांच करा सकते हैं। साथ में अगर आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हैं कि आपको लगातार कई हफ्तों से खांसी है, 2-3 हफ्तों से खांसी है, तो आपको ना बलगम का जांच करा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बलगम में अगर जांच कराएंगे तो हो सकता है मे बी टीबी का भी, ट्यूबरक्लोसिस जो हम बीमारी देखने को मिलती है, अधिकतर लंग्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ट्यूबरक्लोसिस भी आपको उसमें से कंफर्म हो सकता है कि आप, हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस से भी आप शिकार हों। तो अगर आपकी खांसी है, आपके जो लक्षण है वो लगातार बने रहते हैं कई समय तक, तो इस कंडीशन में आप उसकी बलगम की जांच कराएं, जिससे आप ये कंफर्म कर सकें कि आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस बीमारी तो नहीं है या कोई भी और जो ऐसी बैक्टीरियल बीमारी जो आपको प्रभावित कर सकती है फ्यूचर में। जैसे मैं एक बात करूं कि जो बच्चे रहते हैं 5 से लेकर 15 साल के बच्चे रहते हैं, नॉर्मल जो उनको सोर थ्रोट होता है, सोर थ्रोट में हम देखते हैं कि बच्चे का जो पानी पिएगा या कुछ भी लेगा तो उसको गले में दर्द होता है। उसमें जो मेन जो ऑर्गन रहता है टॉन्सिल, टॉन्सिल में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जैसे हम मुंह खोलते हैं तो एक टॉन्सिल की संरचना हमको देखने को मिलती है, तो उसमें जो रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर वो जो इन्फेक्शन है अगर बच्चे को हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसको जल्दी से ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर जो वो इन्फेक्शन है, अगर वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है और उसका एज टाइम 5 से लेकर 15 ईयर्स तक का अगर एज टाइम है, तो अधिकतर हमको देखने को मिलता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमको ऑटो इम्यून बीमारी दे सकता है, जिसमें हम देखते हैं अपना हार्ट, अपने जॉइंट्स, अपने कभी कभी ब्रेन भी अपने ये जो इससे आपका डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करना है कि 5 से अगर 15 साल का बच्चा है, उसको बार बार सोर थ्रोट हो रहा है, बार बार उसको गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराएं। किसी भी मतलब गले का अगर इन्फेक्शन है उसको साधारण में ना लें, क्योंकि आगे चल के बच्चे के लिए बहुत डेंजर हो सकता है, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी कंडीशन बन जाती है। तो ये कोशिश करें कि अगर बच्चे को बार बार थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हल्के में ना लें, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं और उसका ध्यान रखें। अब क्योंकि हम लोगों ने पोल्यूशन का जिक्र किया है, वायु प्रदूषण का, तो एक हो गया ग्रामीण क्षेत्र, हुआ शहरी क्षेत्र, तो इसमें क्या वाकई में अंतर किया जा सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर लोग समझना चाहें कि क्योंकि खान पान की बात हुई है तो खान पान में दोनों इलाकों में बहुत अंतर रहता है, तो क्या वहाँ भी वैसे ही लोग ग्रसित हैं, वहाँ से भी अस्थमा या फिर सांस संबंधित बीमारियों से लोग उतना ही आ रहे, इतना शहरी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में? गाँवों से एक तो गांव के जो पेशेंट हैं निश्चित रूप से वो बहुत क्लिनिक आने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जब तक वो मतलब ओवर बीमारी जब तक ओवर ना हो जाए, हाँ तब तक क्रिटिकल कंडीशन जब तक नहीं पहुंच जाए तब तक वो नहीं आते हैं। सोचते हैं कि अपना लोकल कहीं इलाज करा लिया, वहाँ करा के इसके बाद वो जब तक वो सीवियर कंडीशन में नहीं आए तब तक वो शहर पहुँचते ही नहीं है। उस कारण से क्या है, गाँव में हमको कम देखने को मिलती है। और निश्चित रूप से गाँव का जो आपका वायु का जो रेशियो है बहुत अच्छा रहता है। आपके जो हवा काफ़ी साफ़ रहती है और प्रॉपर तरीके से उसमें ऑक्सीजन रहती है, कोई अनवांटेड गैसेस नहीं रहती हैं। उस कारण से ये बीमारियां बहुत आसानी से गांव के लोगों को नहीं होती हैं। पर जो व्यक्ति शहर में है और अगर वो लापरवाही कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर जब जान रहा है कि डेली उस रूट से निकल रहा है जहाँ उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है और उसमें वो लापरवाही बार बार कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको प्रभावित कर सकती है। और अगर आप शहर में कोई व्यक्ति समझदारी से रह रहा है, अगर जान रहा है कि इस कार्य को करने से हमको आगे चल के समस्या आ सकती है और उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी उससे दूर रह सकता है। तो डिपेंड करता है कि पब्लिक कितनी अवेयर है अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, उसके बिहाफ में ही उसको मतलब उस हिसाब से बीमारियां होती हैं और उससे बच सकता है वो। एयर क्वालिटी की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से लोगों को परेशानी आ रही है और काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है, लेकिन हमने एंटीबायोटिक्स बोला जो कि लोग खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, डॉक्टर को सरपास करते हैं बिना खास हिदायत के, बहुत तेज़ी से चलन है, एंटीबायोटिक्स लोग ले लेते हैं। नेबुलाइज़र भी एक चीज़ है जो लोग फटाक से तुरंत इस्तेमाल कर रहे हैं। हर घर में छोटे छोटे बच्चों को जहाँ ज़रा सी सर्दी खांसी की शिकायत आ रही है, लोग नेबुलाइज़र इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो उसमें कौन सी दवाइयाँ जाती हैं, वो दवाइयाँ अगर लोग लेते हैं तो बच्चों पर जो प्रकोप है वो ठीक है नहीं है, ज़्यादा लेना चाहिए, डोजेज मात्रा का उसमें क्या है, नेबुलाइज़र लेना सही में बच्चों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाभदायक है क्या? निश्चित रूप से नेबुलाइज़र जब बच्चे को कहीं ना कहीं अगर बार बार बलगम बन रहा है, तो क्योंकि हम लोग तो बड़े हैं तो अपना बलगम निकाल लेते हैं, पर छोटा बच्चा है जो निश्चित रूप से वो बाहर नहीं निकाल सकता है, तो नेबुलाइज़र उसको जो आपका स्पुटम है उसको डाइल्यूट कर देता है और उसको आपके जो आपका जो पेट है उसमें इंटर करके वो बाहर हो जाता है। तो निश्चित रूप से नेबुलाइज़र बच्चों के लिए काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, मतलब मैनेजमेंट तरीके से देखा जाए तो नेबुलाइज़र में कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि बच्चों को बार बार अगर सर्दी होगी तो हो सकता है निमोनिया की शिकायत भी उसको देखने को मिल जाए। अगर वो जो इन्फेक्शन जो आपका बाहर इन्फेक्शन है अगर वो इंटर लंग्स में कर जाएगा तो निश्चित रूप से वो जो बच्चा है वो आपको या तो ब्रोंकाइटिस का शिकार हो सकता है या निमोनिया का शिकार हो सकता है, या भी ऐसी कंडीशन आ सकती हैं जिससे वो लगातार हमेशा
पर सांस लेने में दिक्कत आएगी, हो सकता है कभी कभी उसको सांस लेने में या तो वीजिंग साउंड आए या कभी कभी प्लूरेशी के कारण, पानी के कारण उसमें ऐसा लगे कि अंदर पानी है, वो सब साउंड आपको देखने को मिलेंगे। तो नेबुलाइजर सबसे सेफ़ है, उसमें जो भी मेडिसिन रहती हैं एकदम सेफ़ रहती हैं और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। अब जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ क्या वो साधारण भाप मददगार होगा लोगों के लिए? जैसे मैंने ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र किया कि जहाँ पे मेडिकल या फिर स्वास्थ्य की अच्छी एक्सेस नहीं है, क्या वहाँ पे साधारण भाप लोगों को इससे राहत दे सकता है सांस की निश्चित बीमारी रूप से आप जो आपका जो भाप रहता है, जो स्टीम रहता है, वो निश्चित रूप से जब अपने लंग्स में जाता है तो जो भी आपके जो म्यूकस रहता है उसको जो आपकी जो ट्रैकिया में जो स्टिक चिपका रहता है उसको आपको पतला करके वो निश्चित रूप से बाहर करता है और आपकी जो पूरा जो ट्रैक उसको जो साफ कर देता है। तो स्टीम लेना अच्छा है। जैसे हम जानते थे कोविड में भी हम लोग को कहा जाता था कि 3 से 4 बार आप डेली आप स्टीम लीजिए, उससे आपका जो पाथ है, जो रास्ता है आपका ट्रैकिया का जो भी है वो एकदम क्लियर हो जाता है, जो भी म्यूकस है वो भी साफ हो जाता है। तो आपका जो स्टीम लेना बहुत अच्छा मतलब कारगर उपाय है। शरीर के बारे में तो हमने डिटॉक्स सुना है कि अलग अलग जो हिस्से हैं, अंग है, उसको हम लोग किसी तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं। लंग्स के लिए भी कोई ऐसा निदान है क्या? लंग्स के लिए हम लोग साफ सफाई अगर करें, कोई देसी नुस्खा से करें, जैसे आपने काढ़ा का जिक्र किया जो हम लोग कोरोना में बार बार कोविड महामारी में ले रहे थे, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? कोई इसमें देसी नुस्खा भी होता है जहाँ पर सारी सुविधाएँ नहीं हो, तो वहाँ पर क्या उपाय है? क्या डिटॉक्स हम लोग लंग्स को कर सकते हैं? वैसे तो हमारी बॉडी अपने आप खुद को डिटॉक्स करती रहती है, पर अगर कभी आपको लगता है कि आपके जो गले में है एक आपका स्पुटम है या फिर कफ है बना हुआ है और आपको भारीपन सा लग रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप अपने जो ट्रैक है उसको साफ करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे उसको? आप पानी में थोड़ा सा नमक मिला के उसका गार्गिल करें, उससे जो आपका म्यूकस है सारा वो गंदगी से बाहर निकल जाएगा। जितना वो साफ रहेगा उतना ही वो आसानी से ठीक भी हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफाई तो बॉडी करती रहती है, साथ में अगर आप बीमार होते हैं, आपको म्यूकस का प्रॉब्लम हो रहा है, कफ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप गार्गिल करके स्टीम लेके अपने म्यूकस को साफ रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी ज़्यादा प्रभावित बीमारी ये नहीं करेगी। तो आपने जाना कि किस तरीके से सांस संबंधित बीमारियां अगर शुरू होती हैं तो उसको वहीं पर उसका रोकथाम किया जा सकता है, और जिन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र में अगर मेडिकल एक्सेस नहीं है तो भी इसका निदान किस तरीके से किया जा सकता है, और जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसको शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। उम्मीद है ये सारी जानकारी बहुत लाभदायक है। आपकी सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तब तक के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जोहार, धन्यवाद।